अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस के बारे में। जी हाँ, ये साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। वैसे इससे पहले जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इस पे सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उनको कंटिन्यू कर लीजिए। और आज हम साइंस की बात करने वाले हैं। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, आपने थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ रखा है ना, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप ध्यान से सुनते चलना और जो चीज नई है आपके लिए उसको लिखते हुए चलना, और जो आती है वो तो आती ही है। चलिएगा जरा, सबसे पहला प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि फ्लावरलेस प्लांट, फूल रहित पौधे, एक ऐसा पौधा जिस पर फूल नहीं आता। फूल रहित पौधा, नेक्ड सीड, नग्न बीज जो होता है, ठीक है ना, नेक्ड सीड, फ्लावरलेस जो है प्लांट। इसके अलावा नीडल लाइक लीव्स, सुई जैसी पत्तियां, और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु निम्नलिखित की विशेषताएं हैं। ये सारी निम्न में से किसकी विशेषता है, आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पौधा जिस पर फ्लावर नहीं आता है, जो सीड होता है वो नंगा होता है, और सुई जैसी पत्तियां होती है, ये किसकी विशेषता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शंस की हम बात करते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म प्यारे साथियों वो वाले पौधे होते हैं जिन पर फ्लावर आता है। ऐसे पौधे जिन पर फ्लावर आता है, जिन पर फ्लावर आता है, एनजीओ आता है, एंजियोस्पर्म मतलब आता है, और जिम्नोस्पर्म मतलब नहीं आता है। ऐसे पौधे जिन पर फ्लावर नहीं आता है उसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की ही कैटेगरी में आ जाते हैं टेरिडोफाइटा भी, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, ये बना है जिम्नो से। जिम्नो क्या है, जिम्नो एक ग्रीक वर्ड है, ये बना है जिम्नो से, और जिम्नो एक ग्रीक वर्ड है। जिम्नो जो वर्ड है ना, उस वर्ड का मतलब होता है नेक्ड, मतलब नंगा। और यहाँ पर सीड कैसा है, नेक्ड सीड। तो आप समझ सकते हो जिम्नो वर्ड का ही मतलब नेक्ड है, ग्रीक वर्ड है। और नेक्ड सीड, नेक्ड से क्या बना, नेक्ड सीड। इसका मतलब नग्न सीड जो होगा, नग्न बीज जो होगा, वो जिम्नोस्पर्म वाली कैटेगरी में ही आएगा। तो जिम्नोस्पर्म मतलब जिन पर फ्लावर नहीं आते हैं, और एंजियोस्पर्म जिन पर फ्लावर आते हैं। बाकी ये लोअर डिवीजन हो जाता है, ब्रायोफाइटा हो गया, जैसे टेरिडोफाइटा, ये भी प्लांट किंगडम का ही, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्यारे साथियों, जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म। क्या जाएगा, जिम्नोस्पर्म। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, धीरे धीरे से। और आशा करता हूं कि आप अब आगे जाकर के इससे संबंधित गलती नहीं करोगे। ना ही एनजीओ, एनजीओ मतलब एनजीओ, ए से स्टार्ट हो, ए आता, आता, तो एंजियोस्पर्म मतलब आता है। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नो गायब, गायब हो जाता है, इसका मतलब फ्लावर नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई थी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशंस की एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, जिसमें 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। हाल फिलहाल में कुछ देशों ने कहा है कि भारत को भी परमानेंट सदस्यों की कैटेगरी में होना चाहिए। अच्छा, इसी यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है। तो व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर द वर्ल्ड फिजिक्स ईयर, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड फिजिक्स ईयर कब डिक्लेयर किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिखा ही, विश्व भौतिकी वर्ष कब डिक्लेयर किया जाता है। ऑल्सो नोन एज द आइंस्टीन ईयर, इसको आइंस्टीन ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि यानी कि 100वीं सेंचुरी थी, 100वीं शताब्दी थी, तो 100वीं एनिवर्सरी थी, 100वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं एनिवर्सरी पर वर्ल्ड फिजिक्स ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो आपसे पूछा ये कौन सा साल था, मेरे भाई ये साल था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जिसे डिक्लेयर किया गया था, ये साल था 2005। और एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो आप सभी को पता है, यहां पर 4 लैंडमार्क, 4 लैंडमार्क पेपर्स, 4 एल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित 4 लैंडमार्क
पेपर्स, PAPERS, 4 लैंडमार्क पेपर्स क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। 4 लैंडमार्क पब्लिश इसी साल, 4 लैंडमार्क पब्लिश पेपर्स पब्लिश हुए थे। इसी वजह से इसको फिजिक्स ईयर के रूप में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, और जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं एनिवर्सरी भी हो जाती है। बहुत बढ़िया, 2005। अगला देखिए, कंपाउंड्स लाइक जिंजरोल, पैराडोल, कंपाउंड्स लाइक जिंजरोल, पैराडोल, शोगॉल्स एंड जिंजरोन आर, अच्छा किस कैटेगरी में आते हैं, निम्न में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा कौन कौन सी कैटेगरी है एक बार पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे और देखेंगे और पाएंगे, क्या देखेंगे क्या पाएंगे क्या पढ़ेंगे, एंटी फंगल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, जिंजर के अंदर पाए जाने वाले एंटी फंगल कंपाउंड से मैच करता है। मेरे भाई एंटी फंगल का क्या मतलब होता है, जो फंगस के खिलाफ वो काम करते हैं, ठीक है ना, जहां पर भी फंगस लग जाता है तो उसको खत्म करने का, फंगस के खिलाफ जो काम करते हैं, फंगल के खिलाफ जो काम करते हैं, उन्हीं को एंटी फंगल कहा जाता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब हो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल का मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल, तो एंटी बैक्टीरियल होता है। और देख रहे हो एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी माइक्रोबियल, इसका मतलब आंसर तो इन्हीं तीनों में से है, बैक्टीरिया के खिलाफ की बात करने वाला है। लेकिन बात क्या कर रहा है, जिंजरोल के बारे में, पैराडोल के बारे में, शोगोल के बारे में और जिंजरोन के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं जिंजर से संबंधित बातें कर रहा है। और जिंजर से संबंधित कौन सा है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, हाँ तो ऑप्शन सी गया। देख रहे हो तुक्का कितनी आसानी से मार दिया आपने। तो एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स फाउंड इन जिंजर, अदरक में पाए जाने वाले जो रोगाणुरोधी यौगिक हो जाते हैं, उन्हीं से संबंधित बात कर रहा है। जैसे यौगिक हैं तो ये सारे यौगिक इस वाली कैटेगरी के हो जाते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा गया, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स जो जिंजर में वाले हो जाते हैं, फाउंड इन जिंजर, यही हमारा सही उत्तर गया। समझ गए बात को, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर प्यारे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए बात करते हैं अगले वाले की, आइए बात करते हैं हम अगले वाले की। अगला वाला क्या कह रहा है, एन आर्गन पॉजिटिव आयन, क्या है, आर्गन का पॉजिटिव आयन, आर्गन का पॉजिटिव आयन, ठीक है भैया बहुत बढ़िया बात है। जो नेगेटिव आयन हो गया, जो नेगेटिव आयन होता है वो ये होता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है वो ये होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एन आयन और कैट आयन। अब क्या है, पॉजिटिव आयन फायर्ड टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ आपने फायर किया है, ईस्ट की तरफ आपने आर्गन का पॉजिटिव आयन फायर किया है, बहुत बढ़िया बात है। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, और ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब आपने जो फायर किया था वो किया था ईस्ट की तरफ, बट ये क्या हुआ, ये यहां से साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है भाई, बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, भैया मैग्नेटिक फील्ड में आपने फेंका और ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, इसका मतलब है डायरेक्शन क्या रही होगी, अपवर्ड 90 डिग्री में जाएगी, तो यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री में डायरेक्शन चली गई अपवर्ड। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही उड़ाते जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज और समझना, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में हम क्या करते हैं, अर्थ में हम कह देते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारे वाला गोला है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। मेरे भाई ये जो जियोलॉजिकल नॉर्थ और जो जियोलॉजिकल साउथ है, ये एक्चुअल में नॉर्थ साउथ नहीं है। जो जियोलॉजिकल नॉर्थ है और जो जियोलॉजिकल साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ नहीं है। अगर मैं बात करूं, जो जियोलॉजिकल नॉर्थ है ये मैग्नेटिक साउथ होता है, और जो जियोलॉजिकल साउथ है ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और ये मैग्नेटिक साउथ होता है, ये उल्टा काम कर रहे होते हैं। समझ गए बात को, आ जाओ जरा फटाफट से, क्वेश्चन देखो अगला वाला, अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो अगला वाला कह क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, कोशिकाओं की गति के संदर्भ में, कोशिकाओं की गति के संदर्भ में, एक्सोसाइट्स इज द प्रोसेस बाय विच, एक्सोसाइट्स क्या होता है, कोशिकाओं की गति के संबंध में एक्सोसाइट्स और एंडोसाइट्स, अब नहीं आएगी बात समझ में, एक्सोसाइट्स और एंडोसाइट्स चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें ही आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत ना लो। जैसे मान लीजिए सेल है, ये क्या है, एक सेल है, और जो एक सेल होती है,
ये सेल की पूरी बॉडी हो गई। तो एक्सोसाइट्स और एंडोसाइट्स क्या होता है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। एक तो एक्सोसाइट्स, कहां गया, ये रहा एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अगले पेज पे लिखते हैं, समझ फिर जगह कम बची है। एक तो हो गया एक्सोसाइटोसिस और दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। मेरे भाई एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, आपको पता है कि सेल की हम बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई सेल हो जाती है, ठीक है। मेरे भाई अगर ये सेल की बात की जाए, सेल पूरी हो गई। अगर आपको सेल में से, एक्सो माने क्या होता है, एक्सो माने होता है बाहर। अगर इस सेल में से कुछ बाहर भेजना है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कहीं लिखा होगा यहीं कहीं, ये रहा वेस्ट मटेरियल होता है। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है, अगर उसको भेजना है बाहर, लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। और यहीं पर अगर दूसरी बात हो, जैसे मान लो ये सेल है, अगर इस सेल के अंदर कुछ हमें बाहर से लेकर के आना हो, क्या कहा, बाहर से सेल के अंदर लाना हो, तो इसको एंडोसाइटोसिस, एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर। एक्सो माने क्योंकि बाहर है तो सेल से कुछ बाहर भेजना है तो एक्सोसाइटोसिस, और सेल के कुछ अंदर लाना है तो एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में टकराते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। चाहे जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, एंडोसाइटोसिस हो गए, या आपका जो है एक्सोसाइटोसिस हो गए, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में टकराते हैं मेरे भाई। तो यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, हम गलती नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करके आप आगे आ चुके हो। इस समय गलती करोगे, दोबारा से वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और जब गलती की गुंजाइश नहीं है, उस समय हमारे एफर्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसी वजह से गलती की गुंजाइश नहीं, एफर्ट्स को डबल कर दीजिए। आइए क्वेश्चन देखिए। तो आपसे पूछा एक्सो मतलब बाहर भेजेगा। क्वेश्चन पे आओ। सेल्स एब्जॉर्ब्स एक्सटर्नल मटेरियल बाय एंजल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन। मेरे भाई ये तो कह रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाहर के मटेरियल को अगर खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। मेरे भाई इसको तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला तो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा, ये वाला तो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। दूसरा क्या है, सेल डेथ इज ब्रॉट अबाउट थ्रू अ हेवीली रेगुलेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यहां पर इवेंट्स की बात कहां से आ गई। तीसरा है सेल मूव वेस्ट मटेरियल, सेल क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को मूव करता है फ्रॉम विद इन द सेल ऑन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाँ, सेल से बाहर, विद इन द सेल से सेल के बाहर इसको जो है भेज देता है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल को सेल के बाहर भेजता है। यही तो हमारा सही उत्तर है, यही तो हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। करो 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 करो, इसी को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, इसी को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है, इसी को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या गया मेरे भाई, 5 का आंसर गया सी। सिंपल सा था, ऐसे ही उड़ाते जाओगे तुम। आ जाओ, देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो वही वाला है, अच्छा ये उसका चौथा ऑप्शन है, a cell takes fluid along with the dissolved small molecules वगैरह। ओहो, क्या कह रहा है, यूजिंग फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल। फ्लेमिंगो का राइट हैंड थंब रूल यूज किया होगा ना आपने, यूजिंग फ्लेमिंगो राइट हैंड थंब रूल। आपसे ये पूछ रहा है डायरेक्शन विल, इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो, करंट फ्लो कब करेगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ में है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। एंड द कंडक्टर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है, तो ये कौन सा होता है, इधर कौन सा, इधर कौन सा, इधर कौन सा है, वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाएगा मेरे भाई। तो आंसर कौन सा जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जाने वाला है, ठीक है। टुवर्ड्स वेस्ट जाने वाला, अपवर्ड और नॉर्थ, अपवर्ड तो वेस्ट, बहुत पढ़ा था, ये वाला रूल भी है, ठीक है। अगला देखो मेरे भाई, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, निम्न में से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, गलत पेयर कौन सा है, इस चीज पे याद रखना।
कि ये इनकरेक्ट पूछा है या फिर ये करेक्ट पूछा है। बहुत बार गलतियां होती हैं, अभी नहीं होगी। ना 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 ना, अभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ये गलती एग्जामिनेशन हॉल में ही होती है, जब आप एग्जाम पेपर खुद दे रहे होते हो लाइव एकदम। सेल शेप टाइप, सेल के जो शेप होती हैं उसके जो टाइप होते हैं एंड देयर एग्जांपल्स। अच्छा ठीक है भैया, सेल के जो शेप टाइप होते हैं और उससे संबंधित आपका कौन सा पेयर सही नहीं है। देखो, ओवल शेप होता है आपका क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस ओवल शेप होता है। एक्चुअली क्लेमाइडोमोनस क्या होता है, पहले तो आप इसको समझिए मेरे भाई। अगर क्लेमाइडोमोनस की बात करें तो क्लेमाइडोमोनस का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनस का मतलब क्या होता है, ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लेमाइडोमोनस। और ग्रीन एल्गी क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाली, ठीक है ना। यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल वाली होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है आपसे। तो हमने क्या कहा कि जो क्लेमाइडोमाइनस है ये अंडाकार होता है ग्रीन एल्गी। हाँ भैया होता है, ये तो होता है। इसका जो सेल होता है, ये सेल, ये कह रहा है ग्रीन एल्गी का जो सेल होता है वो अंडाकार होता है, बिल्कुल होता है, अब ये मान लिया। नेक्स्ट बात करते हैं मसल सेल्स की। जो आपकी मसल्स होती हैं, मसल्स के जो सेल होते हैं वो होते हैं एलोंगेटेड, लंबे। बिल्कुल सही बात है, लंबे होते हैं। मसल सेल लंबे होते हैं, कोई से भी सेल दे दो, ये सेल कोई से, मसल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है अमीबा। अमीबा क्या है मेरे भाई, अमीबा का मतलब है प्रोटोजोआ। अमीबा का मतलब क्या है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या है, ये तो इरेगुलर होता है, इसकी तो शेप कहीं से भी कुछ भी हो सकती है। अमीबा की शेप बना दो, ये क्या हो गई, ये अमीबा की शेप हो गई। ये अमीबा हो गई, कुछ भी बना दो तुम। अमीबा की दूसरी शेप बना दो, चलो अमीबा की शेप हो गई। तो अमीबा क्या होता है, इरेगुलर शेप होती है इसकी, कोई रेगुलर शेप नहीं होती कि यही वाली होगी। तो ये तीन तो है नहीं। नर्व सेल्स, हाँ ब्रेन की बात करेंगे अब तो, है ना। नर कहता नर्वस सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा। तो ब्रेन, नर्व सेल्स कैसी होती हैं, नर्व सेल्स दिखाता हूं चलो आपको बना करके। ये नर्व सेल्स मेरे भाई कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं। चलो दो बना लें। ये जो नर्व सेल्स होती है ना, इसका मतलब क्या समझे, स्टार विद अ टेल। क्या समझे, स्टार विद अ टेल, पूंछ के साथ एक स्टार। ये शेप होती है इसकी, क्या शेप हो गई, एक स्टार जैसा हो गया नर्व सेल का। और इसकी ये क्या हो गई, ये पूंछ हो गई। तो स्टार विद अ सेल, नर्व सेल डालना गूगल पे, तो आपको इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा नर्व सेल का आपको। तो ये क्या हो गया, स्टार विद अ टेल। तो पूंछ वाला जो स्टार है, इस प्रकार की नर्व सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगला आ जाओ, क्या कह रहा है सुनना जरा। आंसर देखो, पहली बात तो इसने क्या दे रखा है, ओब्लोंग दे रखा है, आयताकार दे रखा है। क्या ये आयताकार सही होगा, ओब्लोंग सही होगा? क्या ये जो आयताकार इसने दिया है ये सही होगा? मेरे भाई ये होगा सरासर गलत। और यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ओब्लोंग नहीं होता, ये होता है मेरे भाई स्टार विद अ टेल। ठीक है ना, तो एक स्टार और फिर उसकी पूंछ जैसी दिखाई देती है आपको, तो ये नर्व सेल्स हो जाती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर गया डी। अगला प्रश्न बताओ। प्रश्न संख्या आ गई 8। 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब फिर से क्या कहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट कहा है इसने, तो नॉट पे ध्यान देना। नॉट की बात करें, न्यूक्लियोलिस, न्यूक्लियोलिस की बात करें, अगर न्यूक्लियोलिस का काम होता है मेरे भाई, न्यूक्लियोलिस का काम क्या होता है, ना ना ना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए नहीं होता। सिंथेसिस ऑफ डीएनए की जगह क्या होता है, आरआरएनए। सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए होता है इसका आंसर, डीएनए नहीं होता। आंसर तो भैया मिल गया हमको, आंसर तो ऑप्शन नंबर ए चला गया। आंसर तो मिल गया। न्यूक्लियोलिस की बात करें तो इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, न कि डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, लिखो जरा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं मेरे भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा एक और लिखो फटाफट से, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइजोसोम को। जो लाइजोसोम होता है उसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग।
सुसाइडल बैग कहा जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है। सेल का ब्रेन कह रहा हूं मैं। तो सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। डीएनए जो होता है आपका, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपने देखा होगा ना, जैसे कोई केस वेस हो गया, सीआईडी चल रही है, क्या है इसका डीएनए टेस्ट कराओ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चलती रहती है, वहीं से इंफॉर्मेशन। तो आ जाओ जरा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस क्या होता है? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें? डीएनए के रूप में। तो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ये। तो ये डीएनए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर आओ। समझ आ रहे हैं? अरे कछु समझ आ रहा है कि नहीं? है? आ जाओ अगले प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। Who is credited with the inventing the reflecting telescope? इन्वेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को इन्वेंट करने का श्रेय किसको जाता है? 17वीं सेंचुरी में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को इन्वेंट करने का जो श्रेय जाता है 17वीं सेंचुरी में, मेरे भाई ये किसको जाता है? तो ये जाता है आपका इशाक न्यूटन को। किसको जाता है मेरे भाई? इशाक न्यूटन को। तो ये आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा इशाक न्यूटन। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। तो लिख लो जरा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब सीधा सीधा सा सिंपल सा ही पूछा है तो हमने भी आंसर कर दिया सिंपल सा ही। इशाक न्यूटन, 17वीं शताब्दी की बात चल रही है। 10वां प्रश्न देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई जीएन रामचंद्रन? अच्छा, रामचंद्रन जी की बात कर रहा है। तो जीएन रामचंद्रन जी के द्वारा किस चीज को डिस्कवर किया गया था? फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल? ना भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ना 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 ना। गोल्गी बॉडीज? ना 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 ना। तो क्या होगा? कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल संरचना? बिल्कुल। क्या होगा? कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल जो संरचना होती है, इसको डिस्कवर किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। चले भाई, चलो अगला देखो। अगला है इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। फैट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा? नहीं नहीं नहीं, फैट एंड स्टोर जो है स्टेरॉइड हार्मोन से संबंधित न्यूक्लियस को कैसे कर रहे हो भाई आप? ना ना ना। तो पहला वाला तो होगा नहीं। गोल्गी भी नहीं होगा। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, तुम यहाँ फैट भेज रहे हो हैं। क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी हाँ, SER इसको बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है? जहां पर राइबोसोम होता है, जहां पर राइबोसोम होता है। और स्मूथ वाले पर राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम नहीं होता, यहाँ पर राइबोसोम होता है। आपसे ये भी पूछ लेता है निम्न में से किस पर होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यहाँ पर राइबोसोम होता है। ये सिंपल सिंपल सी दोनों छोटी छोटी सी बात है। लिखो फटाफट। अबे लिखते चलो फटाफट। लिखा है जी? चलें आगे? करो फिर। कर दिया। बताओ। विच फिजिसिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? Which physicist is best known for his experiments on generating and confirming? क्या जनरेट करने के लिए और क्या कंफर्म करने के लिए? कौन से ऐसे फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है जनरेटिंग एंड कंफर्मिंग क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा भाई साहब, ये जनरेट करने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं, है ना, एग्जिस्टेंस है उनकी। तो कौन से फिजिसिस्ट को जाना जाता है? इशाक न्यूटन को, एल्बर्ट आइंस्टीन को, जे थॉमसन को, या फिर हेनरिच रुडोल्फ को? तो किसको जाना जाता है? हेनरिच रुडोल्फ को। हेनरिच रुडोल्फ को। मेरे भाई केमिस्ट्री में क्या होता था ना, जैसे 10th क्लास तक हम पढ़ते थे, हमारे सर के ऊपर से जाती थी। फिर हमें एक 11th क्लास में टीचर मिले थे, उनका क्या है, गवर्नमेंट जॉब का पंगा चल रहा था थोड़ा।
बट उस समय पे फाइनल ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने हमें पढ़ाया था केमिस्ट्री। फिर उनका गवर्नमेंट जॉब का हो गया था, अब सरकारी स्कूल में जाना था। बट फिर वो आ जाते थे कभी कभी, फिर हमारी क्लास सैटरडे संडे में लगती थी। सोचो जरा, 11th क्लास में कौन संडे में पढ़ने जाता है। हम 11th क्लास में संडे में 3 3 4 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते थे। और भाई फिर ऐसा होता ना ना जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन ये सब पड़ती है कि 12th में जो है विंटर वेकेशन, तो क्या समर वेकेशन फिर भी थोड़े दिन के लिए हो जाती है। हमारी कोई वेकेशन नहीं थी, हमें केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना था, वरना तो सर चले जाएंगे। नहीं, 12th क्लास में ज्यादा था। 11th में तो वो आ जाते थे, फिर भी चल जाता था कि 3 4 घंटे 3 4 घंटे दे लिया। अब 12th क्लास में सिलेबस भी प्रॉपर करवाना था, तो बड़ी समस्या है। तो हमने भैया एक सिंगल छुट्टी नहीं करी थी उस समय पर। क्या करें, फिर हमारे सर चले गए लास्ट के समय पर भी। तो जो पढ़ा था हमने फिर उसी से रिवीजन वगैरह किया। पढ़ाते बड़ा गजब थे, मजे ले लेकर के। हल्का सा पेट आ रखा था उनका, है ना। और बस, ठीक है। आ जाओ, अगली बात बताओ। मैं भी सोच रहा हूँ अपना पेट वेट निकाल लेता हूँ फिर। ठीक है, सुनो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज अ हाई फाइबर कंटेंट, निम्न में से कौन से आइटम में हाई फाइबर कंटेंट होता है। अरे यार, इसमें तो आप जो है डेली यूज की चीजें हैं, तुक्का भी लगा सकते हो। हाई फाइबर पूछा है, हाई प्रोटीन नहीं पूछा है, हाई फैट नहीं पूछा है, हाई फाइबर पूछा है। तो फाइबर किस में होगा, है होल ग्रेन्स में होगा मेरे भाई, सिंपल सा है। होल ग्रेन्स में, जैसे जौ है, क्या जौ में फाइबर पाया जाता है, पाया जाता है। जो साबुत अनाज होता है इसमें हाई फाइबर होता है, फाइबर रिच्ड। आपने देखा होगा ना, होल ग्रेन आटा, आटा वहां ब्रैकेट में लिखा रहता है फाइबर रिच्ड। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स पैकेट में आते हैं ना, ये कौन कौन से है ये दूध में डाल करके जो पीते हैं, होल ग्रेन्स वाला जो, नहीं याद नहीं आ रहा, जो भी है। तो इसमें भी लिखा रहता है हाई फाइबर कंटेंट। तो होल ग्रेन्स में पाया जाता है हाई फाइबर। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा जाएगा, आंसर हमारा मेरे प्यारे साथियों सी जाएगा। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। अगला देखो ध्यान से, प्रश्न संख्या आ गया हमारा 40। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द स्टिंगिंग कैप्सूल्स लोकेटेड अराउंड द माउथ एंड ऑन द टेंटिकल्स। क्या कह गया सर ये वाला क्वेश्चन। टेनिया, नेरिस, एडम्सिया और, अच्छा, एस्केरिस सही है, एडम्सिया नहीं है, एस्केरिस है, ठीक है ना। इसको मिसप्रिंट हो गया सर, ऊपर से गया बिल्कुल ही क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा कह क्या रहा है। जो चीज समझ ना आए उसे दोबारा पढ़ो, है ना। जो चीज तुम्हें समझ नहीं आती उसको दोबारा पूछते हो ना, वैसे अब यहाँ ऑप्शन पढ़ने का है तो उसको दोबारा पढ़ो। निम्नलिखित में से किस जानवर में, अब देखना ध्यान से, हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर में ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके अंदर में डंक मारने वाले कैप्सूल मुंह के चारों ओर, आ वो कौन सा जानवर है जिस जानवर का अगर ये मुंह है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, डंक मारने वाले कैप्सूल होते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके चारों तरफ डंक मारने वाले कैप्सूल होते हैं और टेंटेकल्स पर स्थित होते हैं। तो टेंटेकल्स पर भी स्थित होते हैं। तो डंक मारने वाले जो कैप्सूल्स हैं वो मुंह के चारों तरफ और टेंटेकल्स पर स्थित होते हैं। ये कौन सा जानवर होता है, इस प्रकार का जानवर होता है। इस जानवर को कहते हैं एडमसिया। क्या कहते हैं मेरे भाई, आप गूगल पर डाल के देखना, एक बार फोटो दिखेगी आपको इसकी। इसको कहते हैं एडमसिया। आप जब गूगल पे डाल करके देखोगे तो आपको इसकी फोटो दिखेगी, ऐसे ही डाल देना बस एडमसिया एनिमल, तो दिख जाएगा। ऐसे गोल से बैठा होगा वहां पर। इसकी कई सारी कैटेगरीज होती है वैसे तो इसके मुंह के चारों तरफ में ना डंक मारने वाले आपका जो है वो दिखेंगे, कैप्सूल्स दिखेंगे। समझ लो छोटे ऐसे बिस्किट टाइप के से बने रहते हैं वो डंक मारने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एडम्सिया। अब ये वाला हो सकता है आपको ना पता हो इसका आंसर, लेकिन आज जो पता चल गया तो अब कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज जो पता चल गया अब कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, विच फिनोमिनन इज अपोजिट टू सॉलिडिफिकेशन। ओ हो, अच्छा प्रश्न है। एसआई सीपीओ का 27/6/2024 का है। निम्न में से वो कौन सा फिनोमिना है जो सॉलिडिफिकेशन के अपोजिट है। सॉलिडिफिकेशन कब होता है, ठोसीकरण, किसी चीज को जब सॉलिड बनाया जाता है। अब नहीं आया ये समझ में, कोई बात नहीं। इसको फ्यूजन कहते हैं, इसको वेपराइजेशन कहते हैं, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर इसको कंडेंसेशन कहते हैं। आ जाओ, एक छोटा सा बना लो टेबल सा।
एक छोटा सा टेबल बना लो मेरे कहने से, बाद में समझ आ जाएगा। एक तरफ लिख लो आप सॉलिड, सॉलिड लिख लो, लिक्विड लिख लो, और गैस लिख लो। सॉलिड लिक्विड, इनको थोड़ा नीचे कर देते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, गैस, सॉलिड और लिक्विड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से क्यों सुनोगे? जैसे ही कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगी, जैसे ही कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगी, उसको सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे ही कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगी, उसको सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उस चीज को सब्लिमेशन कहा जाएगा, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनी तो इसको क्या कहा जाएगा? सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड बना, अगर सॉलिड से लिक्विड बना तो इसको क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग, मेल्टिंग। दूसरा देखो, इससे कर ले, इससे कर लेते हैं। और अगर लिक्विड से किसी भी चीज को आपने सॉलिड बनाया, जैसे आपने पानी लिया, पानी का कटोरा भर करके फ्रिज में रख दिया, उसको जमाने के लिए रख दिया, मतलब फ्रीज करने के लिए रख दिया, तो कोई भी चीज फ्रीज हो गई है। कहते हैं ना कि ये तो फ्रीज हो गया है, मतलब कठोर अवस्था में चला गया। तो जब लिक्विड से जब घी जम गया है, पानी जम गया है, तो उसी को कहते हैं फ्रीज होना। बर्फ, जैसे नहीं समुद्र के ऊपर बर्फ जम गई है तो आइस फ्रीज हो गई है, ठीक है ना? तो आपका जो वाटर फ्रीज हो गया है, इसका मतलब है फ्रीजिंग। नेक्स्ट, गैस से अगर कोई भी चीज सॉलिड बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट होना, डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, डिपोजिशन। अगर गैस से कोई चीज, अगर गैस से कोई चीज लिक्विड बनती है, अगर गैस से कोई चीज लिक्विड बनती है, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ये क्या है? दिख नहीं रहा? दोबारा लिख, थोड़ा पतला करके लिखते हैं। कंडेंसेशन। आपने देखा होगा ना, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो बादल कैसे बनते हैं, कि जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो वो बादल बनते हैं। तो जब वाटर वेपर क्या है, बूंदों में कन्वर्ट होते हैं, तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसी को कंडेंसेशन कहते हैं, फिर बारिश आती है। अगर लिक्विड से कोई भी चीज गैस बनती है तो उसको क्या कहते हैं? अगर लिक्विड से कोई भी चीज गैस बनती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरे भाई, पानी आपने गैस पर रख दिया उबलने के लिए, तो वो क्या है? वेपर बन गया, वाटर वेपर, तो वेपराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ये हो गए भाई आपके 6 के 6। देख लो, एक और दोबारा से देख लो। सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्ट हो गया, अरे बर्फ मेल्ट हो गई, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, आपने ऐसा सुना होगा। और लिक्विड से अगर बना है सॉलिड तो फ्रीज हो गया, पानी वगैरह फ्रीज हो जाता है। पानी गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा, तो वेपराइजेशन हो गया। और बारिश कैसे होती है? वाटर वेपर ही जम जाते हैं तो बारिश होती है, तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। इसके अलावा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने, जैसे ड्राई आइस होती है ना, तो धुआं सा निकलता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसको आपका डिपोजिशन कहा जाता है। एक बात सुनना, पहले इसका मेल्टिंग की जगह पहले एक शब्द यूज हुआ करता था। जो आज ये मेल्टिंग है ना, इस मेल्टिंग की जगह पहले एक शब्द यूज हुआ करता था, उसको कहते थे फ्यूजन। तो इसी मेल्टिंग का सिनोनिम क्या हो जाता है? इसी मेल्टिंग का सिनोनिम है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब भी यही हो जाता है, ठीक है ना? क्या है? सॉलिड से लिक्विड। आप सुनो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच फिनोमिना इज अपोजिट टू सॉलिडिफिकेशन? सॉलिडिफिकेशन का क्या मतलब है? जब कोई भी चीज सॉलिड बन रही है, तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है किसी का, वो सॉलिड बन रही है।
अपोजिट क्या है, वो लिक्विड बन रही है। तो सॉलिड बन रही है से लिक्विड बन रही है, और लिक्विड बन रही है में क्या कहेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग है नहीं ऑप्शन में, तो क्या आएगा, फ्यूजिंग। तो मेल्टिंग की जगह ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में मेरे भाई फ्यूजिंग आ जाएगा, और आंसर फ्यूजन हो जाएगा। आंसर मेल्टिंग की जगह फ्यूजन हो जाएगा, मेल्टिंग ही होगा। इसका ही मतलब क्या है, इसका मतलब है मेल्टिंग। और जब इसका मतलब मेल्टिंग है, मेल्टिंग यहाँ दे नहीं रखा, तो फिर मेल्टिंग का सिनोनिम कर दो, जिसको फ्यूजन कहा जाता है। वेपोराइजेशन, जब लिक्विड से गैस बनता है। सब्लिमेशन, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। और कंडेंसेशन, जब गैस से लिक्विड बनता है। समझ गए, इसमें गलती मत कर देना। ये क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं, ये वाली बात ना बार बार पूछी जाती है एसएससी में, बार बार रिपीटिशन में आपको दिख जाएगी। तो अगर ये एक बार हो गया, कभी इससे पूछेगा, कभी इससे पूछेगा, कभी इससे पूछेगा, कभी ये दो दे देगा, ऐसे करके इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको उलट के दे देगा। तो ये वाली चीज गलती कर मत देना, ये वाली चीज बना करके रखना, हमेशा दिमाग में छप जानी चाहिए। फिलहाल तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये चला गया। अगले का बताओ, व्हाट आर थिन फिलेमेंटस, व्हाट आर थिन फिलेमेंटस, पतले फिलेमेंटस होते हैं, फिलेमेंटस एक्सटेंशंस दैट आर जो है मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स हैव फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड। बताओ आंसर क्या होगा। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, आंसर क्या होगा, फिर मैं एक एक चीजें जो है एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैगेला में आपको हल्का सा बता देता हूँ, ये सेल को मूवमेंट कराने में, चलने फिरने में मदद करता है। इसके अलावा पिली क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेक्सुअल कह सकते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट होता है, जब बैक्टीरिया एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, ये सेल होता है, इसी सेल में से मान लीजिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्लैगला। क्या हो गया, फ्लैगला। ये क्या हो गया, फ्लैगला। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसकी बात करें, ये क्या करता है, एक्चुअली ये सेल के मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए, क्या है, सेल के मूवमेंट के लिए, इसके चलने फिरने के लिए मददगार साबित होता है। गतिशील जीवाणु की बात कर रहे हैं, गतिशील, तो गति यही तो देगा। गतिशील का मतलब है गति यही देगा। कशाभिका जिसको कहते हैं, फ्लैगला जिसको कहते हैं, तो गतिशील में गति कौन देगा, गति तो मेरे भाई यही देगा। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से निकलने वाले पतले, ये क्या है, कोशिका, कोशिका भित्ति से निकलने वाले पतले तंतुमय विस्तार को क्या कहते हैं, ये जो कोशिका है, इस कोशिका से जो ये पतला तंतुमय विस्तार निकला, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लैगला कहा जाता है। आंसर क्या हो गया, फ्लैगला। और यहीं पर सेल पर ही पाया जाता है ये जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका जो है प्ले कहते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिए इसको प्ले कहा जाता है। समझ गए बात को, थोड़ी थोड़ी बातें समझते चलो। ऐसे ही करके धीरे 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 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, मॉक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सारी चीजें करवाऊंगा, धीरे धीरे समझना, टेंशन ना लो। नए वाल को हो ना आप, तो नए वाले भी इसको देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में मैंने उठाया ना। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि सर थोड़ा सा अब लेवल उठा लो। मैंने कहा था कि जो पहले मॉक टेस्ट होंगे ना सारे सब्जेक्ट के, पहला पहला पहला, उसका लेवल हम मॉडरेट रखेंगे, उसके बाद में हम लेवल उठा देंगे। भाई अब लेवल उठना शुरू हो गया, अब टेंशन ना लेना। 6 मॉक टेस्ट आपके पूरे हो, 6 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं। 6 के बाद में जो 7वां होगा, फिर वहां से लेवल उठने लगेगा, और वही यहाँ पर हो रहा है। तो अब लेवल धीरे धीरे उठने लग रहा है, टेंशन ना लो। अगला, लो भाई वही चीज पूछ दी, और ये एसएससी 2024 का प्रश्न है। एसएससी ने ही अपने 2024 के ही किसी एग्जाम में पूछा है, या तो सीएचएसएल या सीपीओ का प्रश्न है ये। एसएससी 2024 का प्रश्न है, जो ये चल रहा है, पिछले 1-2 महीने में पूछा गया ये वाला प्रश्न है। अभी अभी बता रहा था आपको, अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया, देख लो। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, और लिक्विड से लेकर के सॉलिड फ्रीजिंग। अब आ जाओ अपना इस पे देख लो। अभी आपको, मैं समझ रहा हूं कि आपको यहां से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पिक्चर उसी पेपर में से उठाई गई है जो पेपर इस बार आया था। लेकिन मैं बता देता हूं, बोल करके बता देता हूं। ये कह रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो इसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो इसको वेपोराइजेशन कैसे बोल देंगे।
सॉलिड से लिक्विड पे, ये क्या कह रहा है, सॉलिड से लिक्विड पे वेपराइजेशन बोलेंगे, तो सॉलिड से लिक्विड पे, सॉलिड से लिक्विड पे तो मेल्टिंग बोल रहे थे, वेपराइजेशन तो लिक्विड से गैस पे बोल रहे थे, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे यहां पर बात करो, यहां से कह रहा है कि गैस से सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, क्योंकि हम डिपोजिशन कह रहे थे, चलो फिर भी ठीक, मान भी ले हम। और गैस से सॉलिड बनाएंगे तो सब्लिमेशन कहेंगे। यार गैस से सॉलिड बनाएंगे तो सब्लिमेशन कैसे कह देंगे, गैस से सॉलिड बनाएंगे तो हम डिपोजिशन कहेंगे, और सॉलिड से गैस बनाएंगे तो आपका जो है इसको सब्लिमेशन कहेंगे। तो ये उल्टा होना था, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन आएगा, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन आएगा, तो ये इधर का एरो अगर ऐसे होता तो सही होता, इसका मतलब ये भी गलत, ए भी गलत है, डी भी गलत। जैसे इसको देखो, फिर वही बात, सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन एक साथ दे दिया, ये भी गलत, तीन गलत हो गए, तो आंसर तो यही हो गया। बाकी इसमें देख लो, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन जो हमारा वाला था, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड, देखो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, अभी जो हम कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन दे रखा है इसने, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन, ये रहा फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग जिसको कहा जाएगा, फ्यूजन या मेल्टिंग जिसको कहा जाएगा। और इसके साथ साथ में लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहा जाएगा, तो इसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहा जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है। और एक गलती मत कर बैठना मेरे भाई कभी भी, जानबूझ करके भी या गलती से भी, कि ये जो बी है ना, ये बी वाला आंसर होगा, लेकिन आप ये बी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बी में तो आंसर ए है। ये सिली मिस्टेक्स कहलाती हैं। देखो इसमें आपने आंसर देखा बी, और ये वाला बी देख करके अगर आपने फिल कर दिया बी, तो गलत हो जाएगा। बी देख के बी मत लगाना, बी देख करके बी किस में है, डी में, इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा, आंसर मेरे भाई डी जाएगा, आंसर आपका डी जाएगा, न कि बी। बी, ये डायग्राम वाला बी सही है, लेकिन बी डायग्राम किस में सही है, डी में सही है, इसका मतलब आंसर डी जाएगा। समझो, इतना भयानक भी कई बार पूछ लेता, लेकिन ये छोटी मोटी गलतियां हैं, है आसान, बस वो है कि ध्यान रखना। भाई क्वेश्चन पेपर अरेंज करने वाला भी नहीं, वो चाहता तो एबीसीडी सीधा आंसर इन्हीं में से पूछ लेता, लेकिन उसने भी ना अलग ही लेवल का दिमाग लगाता है कि कहीं तो गलती करवाए, कहीं कोई तो गलती हो। आ जाओ, तो इस आंसर का क्या हो गया, 17 का आंसर डी हो गया भाई, 17 का आंसर डी हो गया। अगला देखो भाई, सेलेक्ट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नाम सेलेक्ट कीजिए विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH3 CH2 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 CH2। तो भैया ये तो ठीक है, मीथेन 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 मीथेन, CH3 और CH3 कितने हैं, गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम क्या लगाते थे, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन है कहीं, हेक्सेन 6, एन नंबर ऑफ हेक्सेन, तो एन कार्बन 6 कार्बन है इसमें, तो आंसर क्या हो गया, है एन हेक्सेन। ये तो यार इतना करते थे हमारे केमिस्ट्री वाले सर ना, सबसे ज्यादा ये लिखवाते थे, ऐसे रटवाए थे उन्होंने उस समय पे। अब तो भी कई बार भूल जाए हम या कुछ हो जाए, लेकिन उस समय उन्होंने इतने रटवा दिए थे भाई, उनको 11th क्लास में रटवा दिया था ये सब उन्होंने, बहुत कुटाई भी कर देते थे कभी कभी डंडा लेकर के ना। और डंडा भी कौन सा वाला, वो नहीं होता वो फावड़े का बैट, वो जो फावड़े का बैट होता है वो वाला डंडा, तो उस वाले डंडे को लेकर के कुटाई कर देते थे भाई कभी कभी, तो है ना। चलो खैर, अब बढ़िया लगता है कि हाँ रटवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स मेंडीव्स पीरियोडिक टेबल, हाँ ये तो यहां से क्वेश्चन, इसको पूरी पीरियोडिक टेबल को करवाता हूँ किसी दिन आपको, ठीक है। तो ये मेंडीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मेंडीव्स पीरियोडिक टेबल दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल, अच्छा जो जर्मन जर्नल में 1872 में पब्लिश हुई थी, 1872 में, 1872 में जो जर्मन जर्नल में पब्लिश हुई थी, उस पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें तो भाई 6 बाई 6 था, है जैसे नहीं आंखें होती 6 बाई 6 की, इसमें है 6 है 7 है, गलत, 6 है सही है, 8 है 9, गलत, आंसर हो गया बॉय। ऑप्शन के हिसाब से देखो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से बॉय, सी गया आंसर, लगाओ सी गया आंसर। अब ये वाली गलती मत करना बस, जैसे बी बोला तो बी नहीं करना, बी वाला किसमें है, सी में है, इसका मतलब आंसर सी करना है, समझ गए। चलो नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो भैया अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, देखो इंक्लूडेड है या फिर इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पर दे रखा है नॉट, इस वर्ड पर फोकस करना है हमको, इस वर्ड पर। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फूड, भारतीय फूड की गाइड पिरामिड में फॉर हेल्थी ईटिंग,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थी ईटिंग के लिए इंडियन गाइड पिरामिड में निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? स्वास्थ्य भोजन के लिए भारतीय खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? एक है भाई फैट एंड शुगर। अच्छा, फैट एंड शुगर की बात करें तो भैया बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा तो होता ही है ना। हाँ, उसके लेवल है, कैटेगरी वाइज है, फूड वाइज, तो ये तो है। पल्सेस एंड लेगुम्स, फलियां, दालें और फलियां, भैया दाल नहीं खाओगे क्या? ये भी खाओगे, ये तो सही है। मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट्स, मिल्क, दूध, पनीर, दही, घी, ये सब भी तो खाओगे। एल्कोहल है, दारू पीना है, भारतीय स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि दारू पीना है। सुल्फा सुट्टा क्या होता है? सुल्फा सुट्टा, पेपर, चरस, गांजा, अफीम, पता नहीं क्या क्या, संतरा है, कच्ची, तो ये सब क्या है? ये मेंशन नहीं है कि आपको ये सब भी करना है, तो आंसर क्या है? फिर भी आप करते हो तो बात अलग है। अरे तुम में से बहुत होंगे ऐसे, यानी कि चलो आज तो शनिवार है, शुरू हो जाते हैं। आज तो शनिवार है, शुरू हो जाते हैं। देखो इधर, नेक्स्ट अगला प्रश्न बताओ। प्रश्न संख्या मेरे भाई 22। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स? ग्रेन्स में कौन सा प्रोटीन मिलता है भाई? ग्लूटिन मिलता है। ग्लूटिन जो है मिलता है, नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो ग्रेन्स में मिलता है ग्लूटिन, आंसर गया ए। ग्रेन्स में मिलता है ग्लूटिन, आंसर गया ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, अगला। हाँ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? व्हाट इज द नेम ऑफ एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड इन द गिवन फिगर? एरोमेटिक कंपाउंड समझ लो, दी गई आकृति में सुगंधित यौगिक का नाम क्या है? सुगंधित यौगिक का नाम क्या है मेरे भाई? अगर मैं सुगंधित यौगिक की बात करूं, तुम घरों में इसको खूब यूज करते हो, घरों में खूब यूज होता है, होटल्स में यूज होता है ना? इसके अलावा जो है आग लगाने के लिए यूज होता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में यूज होता है, सामग्री में मिला करके यूज होता है। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। भाई क्या रहा? क्या रहा, बताया कुछ? मैं भी आ गया दोबारा इतनी देर में तो। देख, कपूर की गोली नहीं सुना क्या है? कपूर की गोली है ना, तो वो आप कपड़ों के बीच में भी रख देते हो, आपका जो है आग लगाने के काम भी करती है। तो वो जो कपूर की गोली होती है उसका स्ट्रक्चर देखा है आपने? छोटी गोली हो, बड़ी गोली हो, तो कपूर की गोली की बात कर रहा है ये। किसकी सुगंधित मतलब? कपूर की गोली, लिखो यहां पर, कपूर की गोली। और जो कपूर की गोली होती है, जो कपूर की गोली होती है उसको क्या बोलते हैं? कपूर की गोली का अगर आपने पूरा पैकेट लिया होगा तो उस पैकेट पर क्या लिखा रहता है? उस पैकेट पैकेट पर लिखा रहता है नेफ्थलीन। कौन सा लिखा रहता है? नेफ्थलीन। क्या लिखा रहता है मेरे भाई? नेफ्थलीन लिखा रहता है। तो कपूर की गोली का जो पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है नेफ्थलीन, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो नेफ्थलीन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बॉय हो जाएगा। समझ गए स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया है। अगला देखो, व्हाट इज प्रो विटामिन ए? व्हाट इज प्रो विटामिन ए? एंटी नहीं है, प्रो, प्रो विटामिन ए, विटामिन ए। और द एंटी कैंसर कंपाउंड प्रेजेंट इन द कैरेट कॉल्ड? कैरेट में क्या पाया जाता है भाई? है, कैरेट में क्या पाया जाता है? कैरेटीन, कैरेटीन, कैरेटीन है कहीं? बीटा कैरेटीन, ये तो रहा, बीटा कैरेटीन ये रहा भाई। तो कैरेट में पाई जाती है कैरेटीन, तो आंसर क्या चला गया? बीटा कैरेटीन। तो कैरेट में पाई जाती है और कैरेटीन, तो आंसर क्या चला गया? बीटा कैरेटीन चला गया। तो प्रो कंपाउंड ए हो गया, क्योंकि गाजर आंखों के लिए फायदेमंद बताई जाती है, विटामिन ए पाया जाता है, तो आंखों के लिए भी फायदेमंद है, और इसको क्या है? एंटी कैंसर कंपाउंड में बोला जाता है। हाँ, गाजरों में पाया जाता है, लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन से ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं या फिर नहीं है? ये गलती नहीं, करेक्टली मैच्ड इसका मतलब कौन सा सही है? इसमें से तीन गलत हैं, एक सही है। हर्बीवोरस सेकेंडरी बोला जाता है? नहीं भाई, सबसे पहले तो प्लांट को खाने वाले ही आएंगे, हर्बीवोरस ही आएंगे। ओमनीवोरस ग्रीन प्लांट्स, ये तो गलत होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये वाले ये होंगे और ये वाले ये होंगे, ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोरस। कार्निवोरस हर्बीवोरस प्राइमरी हो गए।
ओमनीवोरस सेकेंडरी होंगे, और ग्रीन प्लांट्स, फिर से ये गलत दे दिया। ग्रीन प्लांट्स को ही प्राइमरी लोग खाएंगे, अभी बताता हूँ फिर इन तीनों को बता। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज को खत्म करने का काम, डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया का हो जाता है। तो ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, ये तो सही हो गया। लेकिन हर्बीवोरस, कार्निवोरस, शाकाहारी, हर्बीवोरस की बात करते हैं पहले, शाकाहारी की बात करते हैं। मेरे भाई हर्बीवोरस की बात करें या शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी कौन होगा? जो शाकाहारी कौन होगा? जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर रहेगा, जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर होगा, और इसी को प्राइमरी कहा जाएगा। जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर होगा, इसी को प्राइमरी कहा जाएगा। फिर दूसरे वाले जो हैं वो कौन से होंगे? दूसरे वाले होंगे ओमनीवोरस, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते होंगे। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का क्या मतलब है? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब है जो प्लांट्स को भी खाते होंगे, जो प्लांट्स को भी खाते होंगे, और प्लांट्स के साथ साथ मांस भी खाते होंगे, है ना? सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते होंगे, और इन्हीं को सेकेंडरी कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड वाले कौन से हैं भाई? कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी। कार्नी, कार्निवोरस, अरे भी बी वाला कर दिया क्या? हर्बी वोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और ये ओमनिवोरस और कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? मांसाहारी, जो मांस खाएंगे, मांसाहारी, जो किसको खाएंगे? जो मांस खाएंगे। और यही टर्सरी होते हैं, जंगलों में रहने वाले जो शेर वेर होते हैं वो सब। शेर को घास चरते हुए देखा है कभी? नहीं ना, घोड़े वोड़े घास खाते हैं, वो सब क्या हो गया? प्राइमरी। तो जो प्लांट्स पर रहते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है, जो ओमनिवोरस होते हैं वो मांस भी खा लेते हैं और वो प्लांट्स को भी खा लेते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं वो मांस खाते हैं। तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ रखा होगा ये सब। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस पढ़ा नहीं है, तो सिंपल सा है, इसको तो आप ऐसे ही उड़ा सकते थे। समझ लो बात को। आ जाओ 25वां, और कर लेते हैं अभी, है ना? अभी और कर लेते हैं। ये हो गया अगला। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ हेलोजन। हेलोजन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भैया? 7 रहते हैं। कितने रहते हैं? 7। तो आंसर क्या होगा भैया? 7 होगा। तो हेलोजन के सबसे बाहरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2 5, हाँ 7 रहते हैं। तो पहचान करो कितने रहते हैं भाई? 7 रहते हैं। सिंपल सा है, उड़ा दो कुछ क्वेश्चंस को फटाफट से, उड़ा दो कुछ क्वेश्चंस को फटाफट से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इन इट्स के शेल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई? हाइड्रोजन सिंगल रहेगा, सिंगल रहेगा तो एक ही रहेगा। हाइड्रोजन की जब बात करेगा तो कितना रहेगा? सिंगल रहेगा, 1 रहेगा, सिंगल रहेगा, 1 रहेगा। इसके अलावा देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर? 1 एम्पियर की वैल्यू, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकंड। एम्पियर, 1 एम्पियर की वैल्यू पूछा है, तो 1 एम्पियर की अगर मैं बात करूं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड कहां गया? ये रहा। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, ये रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड, ये हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, निम्न में से कौन से पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेटर? अच्छा, रेफ्रिजरेटर R22 में निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक फ्रियोन रेफ्रिजरेटर R22 के उत्पादक के रूप में किया जाता है? क्या निकलता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। सिंपल सा है, क्या है? क्लोरोफॉर्म है। कई बार न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, चर्चाओं में भी रहता है। न्यूज़पेपर्स में इन द सेंस की सारी चीजों ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। तो ये जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो उस समय पर जब हम पर्यावरण पढ़ रहे होते हैं तो इसकी चर्चा भी हम करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स की भी, हम एसीओ की भी बात करते हैं, हम गाड़ियों की भी बात करते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर आओ, इसका आंसर कौन देगा? अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, निम्न में से वो कौन सी फोर्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, निम्न में से वो कौन सी फोर्स है, कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आओगे तभी अप्लाई होगी, उससे पहले नहीं होगी, उससे पहले नहीं होगी।
जब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आओगे तभी अप्लाई होगी, उससे पहले नहीं होगी मेरे भाई। मैग्नेटिक फोर्स है ऑब्जेक्ट में, कांटेक्ट में, एकदम कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, लग रही है तो लग रही है, ठीक है, बगल में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इसी प्रकार से, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप कांटेक्ट में जमीन पर ना ही रहो, थोड़ा ऊपर भी रहोगे तो भी लगेगी, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लगनी ही लगनी है अगर आप उसके एरिया में हो तो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब आप किसी भी चीज के, फ्रिक्शन कब होगा? फ्रिक्शन उसी चीज से होगा ना जब आप उससे घर्षण होगा, तो घर्षण बल जो होता है ना। जैसे मान लो ये हाथ है, अब मैं इसको खींचू पेन को, अब मैं इस पेन को खींचू तो ये क्या हो रहा है? अब हो रहा है घर्षण, घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। तो घर्षण, घर्षण भी बोल देते हैं, तो घर्षण या घर्षण बल इसको बोला जाता है। तो ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या समझे? क्या समझे? क्या समझे? घर्षण बल इसको कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसको कहा जाता है। कहानी इस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया ये। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए सरफेस है, ये क्या है? ये एक सरफेस है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आगे लेकर के जाना है तो इसका जमीन के साथ में क्या होगा? इसका ये जमीन के साथ में ये घर्षण होगा या नहीं होगा? अगर हम इसको आगे पुल करते हैं या पुश करते हैं तो ये वाला जो फोर्स है इसी को घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, फ्रिक्शन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में वो कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है दैट इज नॉट देयर इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है? कलरफुल 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 पिगमेंट। तो कौन सा होता है भाई? कलरफुल 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 पिगमेंट। निम्न में से वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है? इसको प्लास्टाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? न्यूक्लियस, न्यूरॉन और साइटोप्लाज्म, ये तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? प्लास्टिड्स होगा। ऑप्शन नंबर भैया ए होगा, प्लास्टिड्स होने वाला है ये। ऑप्शन नंबर भैया ए होने वाला है, प्लास्टिड्स ये होने वाला है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। चले अगला प्रश्न को। इसका आंसर कौन देगा? पहले इसको पढ़ो और आंसर दो खुद से। पढ़ो फटाफट और खुद से आंसर दो। दे दिया, पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था वोल्टिक पाइल, द फॉरन, जो क्या है, फॉररनर ऑफ द मॉडर्न बैटरी। निम्नलिखित भौतिक विदों में से किसने 1800 में वोल्टिक पाइल, आधुनिक बैटरी के अग्रदूत का आविष्कार किया था? बताओ। वोल्टिक पाइल, वोल्टा, वोल्टिक पाइल से याद रखना वोल्टा, और वोल्टा कौन है? एलेसांड्रो वोल्टा। कौन है मेरे भाई? एलेसांड्रो वोल्टा, यह है एलेसांड्रो वोल्टा। ऑप्शन कौन सा है? डी है। ऑप्शन कौन सा भाई? डी। नेक्स्ट देखो अगला, अगला देखो अगला। प्रश्न संख्या 33। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइल कंपाउंड्स इज अ बेंजोइड। निम्न में से ऑर्गेनाइल कंपाउंड कौन सा है जो कि बेंजोइड है? निम्न में से ऑर्गेनाइल कंपाउंड कौन सा है जो कि बेंजोइड है? एसिटल्डिहाइड है ना भाई? प्रोपेन, प्रोपेन कहां से है? वो भी नहीं है। हेक्सेन भी नहीं है, बेंजोइड तो 6 हो गया। एनिलीन, बिल्कुल सही कहा। ये कौन सा है? एनिलीन है। बस अब एनिलीन है। 35 रख लेते हैं, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन रख लेते हैं। ये कौन सा हो गया मेरे भाई? एनिलीन हो गया। इसके बाद में बात करें, दो क्वेश्चन और हैं, जल्दी से उड़ा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर रिगार्डिंग द लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर क्या होता है भाई? लाइट ईयर तो डिस्टेंस को कहा जाता है। लाइट ईयर क्या होता है? जो डिस्टेंस है उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट ईयर मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस, दूरी को ही लाइट ईयर कहा जाता है। कितनी डिस्टेंस? एक साल में, एक साल में अगर कोई लाइट की स्पीड से चले तो जितना डिस्टेंस चल सकता है उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। एक साल में, पृथ्वी पर जो साल होता है उसी के रिगार्डिंग कह रहा है कि एक साल में अगर कोई लाइट की स्पीड से चले तो जितना डिस्टेंस लाइट चल पाएगी उसी को लाइट ईयर कहते हैं।
लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूसरा क्या है, लाइट इज अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस है, तो टू तो गलत हो गया। और लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को लाइट ईयर कहते हैं, इसका मतलब ये वाला भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है भैया, डिस्टेंस दूरी मेजर करता है, तो आंसर 1 एंड 3 जाएगा, और 1 एंड 3 कहीं पर है क्या, 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम परफेक्टली वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, ऑप्शन नंबर सी है एकदम परफेक्टली वही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस। अच्छा प्रश्न है, यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के रुकाव बाधा रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, टू चेंज द रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, प्रतिरोध को, बाधक को चेंज करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, एमीटर तो नापने के लिए होता है, कहाँ भाई एमीटर, कंडक्टर भी नहीं होगा, हाँ रियोस्टेट होगा, कौन सा होगा, रियोस्टेट होगा, रियोस्टेट। ऑप्शन कौन सा हो गया भैया, सी हो गया, तो जो ऑप्शन सी है रियोस्टेट है, यही सही उत्तर होने वाला है, यही सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला देखो, द साइंस ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो देखो जरा, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल देखो कहीं पर है, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, न्यूट्रल ये रहा, आंसर तो यही हो गया, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, न्यूट्रल ये रहा, आंसर तो क्या हो गया, आंसर तो मेरे भाई यही हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, तो ये इसके चार्जेस हो गए। समझ गए बात को, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, 36 प्रश्न थे आज की क्लास में, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी जो कि रिवाइज हुई होंगी आज की क्लास में। तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको चीजें समझ आई नहीं आई, और कौन सी चीजें फटाफट से हम, जो चीज आपको समझ नहीं आती हो उनको अगली क्लास में हम ऐड ऑन करेंगे। बाकी एक दिन हिस्ट्री आपकी क्लास ऐसे चल रही है, पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर स्ट्रेटेजी, फिर साइंस, तो एक एक दिन के हिसाब से एक एक सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है, इसी प्रकार की क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, लव यू ऑल मेरे भाइयों और बहनों, और आज की क्लास हम ये रखते हैं, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए। बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।